बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सरान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सच सवेरा में हम डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ खित्तों की, मुख्तलिफ रीजन्स की, मुख्तलिफ इलाकों की सकाफतों के हवाले से। और अगर सकाफत की ही बात की जाए तो सकाफत का एक अहम जुज़ है वो है शायरी, जिसके बना सकाफत, कल्चर या किसी भी खित्ते की, किसी भी रीजन की तहजीब अधूरी रहती है। और हम हर खित्ते में देखते हैं कि हमें शायरी का जो पहलू है वो नुमाया नज़र आता है और वहाँ पे वो लीडिंग कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं वो नज़र आता है। हम पोठोहार का इलाका देख लें, हम गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, हमें कहीं ना कहीं शायरी का एलिमेंट नज़र आता है। सिंध की सकाफत का अहम जुज़ है शायरी और बड़े बड़े नाम जो हैं वो सिंध की सकाफत में हमें मिलते हैं। इसी तरह हम देखें कि हर खित्ते की अगर नुमाइंदगी की बात करें तो वहाँ भी शायरी का जो कॉन्सेप्ट है वो पेश नज़र आता है। हम सिंध की सकाफत में देखें, पंजाब हो, पोठोहार हो, कश्मीर हो, इवन पश्तून कल्चर में भी हमें नज़र आता है कि अदब से लगाव नज़र आता है, लिटरेचर का कॉन्सेप्ट नज़र आता है। और शायरी की अगर बात करें तो शायरी भी पेश नज़र आती है। अगर औलिया कराम की बात करें तो उन्होंने दीन इस्लाम का जो पैगाम है वो भी शायरी के ज़रिए फैलाया। बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं जिनमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सचल सरमस, बाबा फरीद गंज शक्कर, वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह, अब्दुल्ला शाह गाजी और हज़रत लाल शहबाज कलंदर जैसे नाम, जिन्होंने अपने उनके कलाम की जो तासीर है वो हम सब उनकी शायरी के ज़रिए जब हम पढ़ते हैं और उस पैगाम को आगे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली हम भी महसूस करते हैं और जो वो उन्होंने जो तासीर फैलाने की कोशिश की है उसको भी प्रमोट करने में पेश नज़र आते हैं। और अगर आगे चल के देखें तो हम देखते हैं कि क़याम पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ भी हमें शायरी का जो किरदार है वो नुमाया नज़र आया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों के अंदर जो इनकलाब की और जो जुस्तजू पैदा की वो भी शायरी के ज़रिए की। शायरी के ज़रिए ही उनके अंदर का जोश और वलवला जो था उसको उभारा और फिर हम देखते हैं कि जिस मकसद के लिए उन्होंने किया वो मकसद हमने 77 साल पहले जो है वो हासिल कर लिया। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और फिर हम उसके बाद जितने भी नाम आए, मुनीर नियाज़ी हो, फैज़ अहमद फैज़ हों या फिर जोश मलिया आबादी हो, इन सबको हम जो है डिस्कस करेंगे आज और देखेंगे कि शायरी क्या हैसियत रखती है हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में। हर ज़बान में हमें अगर शायरी मिलती है तो इसका मकसद क्या है और इस किस मकसद के लिए इसको जो है वो यूज़ किया गया है पहले वक्तों में। आजकल इसकी कुछ मांद पड़ गई है, इंपॉर्टेंस वो क्यों हुई है और उसको हम कैसे दोबारा से निखार सकते हैं, उभार सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अली अहमद खरल साहब जो कि माहिर तालीम है। प्रोफेसर साहब आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उनके साथ तशरीफ फरमा है महमूद असर साहब जो कि माहिर तालीम हैं और शायर हैं। महमूद साहब आपको भी वेलकम करते हैं। खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया, करम है। और आज आपसे हम आपकी शायरी के हवाले से बात करेंगे, आपसे आपकी शायरी भी सुनेंगे। जी जरूर। महमूद साहब के साथ तशरीफ फरमा है नाज़रीन मोहम्मद नईम जावेद साहब जो कि माहिर तालीम है और शायर हैं। नईम साहब आपको भी वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया। आज आपसे शायरी की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ आपका कलाम भी सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की शायरी आप करते हैं। कहते हैं नईम साहब, शायरी की बहुत सारी किस्में हम देखते हैं, मज़ाहिया शायरी भी है, बच्चों के लिए अलग शायरी है, जबकि नज़रियाती शायरी जिसका जिक्र महमूद साहब ने भी किया। मैं इन सब की डेफिनेशन आपसे चाहूँगी कि आप वो बयान करें। देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि शायर बनाए नहीं जाते, शायरी का जो सलाहियत है वो खुदादाद से वदियत की जाती है। बिल्कुल। आप इंजीनियर बना सकते हैं, आप डॉक्टर बना सकते हैं, लेकिन आप शायर बना नहीं सकते। बिल्कुल। अब मैं दोस्तों से अमूमन जिक्र करता रहता हूँ, मैं कहता हूँ देखें अल्लामा इकबाल साहब के पास एक मैसेज था, देखिए वो इस मैसेज को नसर में भी दे सकते थे हमें। सही। वो ये मैसेज तकरीरों के ज़रिए भी हम तक पहुँचा सकते थे। ठीक। लेकिन उन्होंने ये मैसेज हम तक कन्वे करने के लिए शायरी को अपनाया। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि इस सदी में अल्लामा इकबाल जैसा बड़ा दिमाग पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। डेफिनेटली उन्होंने ये सोचा कि ये सबसे जो इफ़ेक्टिव टूल है लोगों के दिलों के ऊपर असर करने का, ये शायरी ही है। और इसलिए उन्होंने शायरी को अपनाया और उन्होंने 100% रिजल्ट देकर दिखाया। आज भी हम देखें गालिब हैं, गालिब के ऊपर तनकीद करने वाला हमें कोई नज़र नहीं आता, लेकिन वो उस वक्त गालिब के ऊपर बहुत तनकीद होती थी, लेकिन आज वो सारे मर गए। वक्त ने ये साबित कर दिया कि गालिब की शायरी थी वो अच्छी शायरी थी और वो बड़ा ग्रेट शायर था, बहुत आला पैक के शायर था। तो हमारा चूँकि बेसिकली मुलाज़मत पेशा ख़ानदान है, मैंने जब होश संभाला तो हमारे वालिद साहब बड़े पुराने
अर्ली 90s 1930 में वो मेट्रिकुलेट थे, उस ज़माने में ये बड़ी तालीम काउंट होती थी। वो हमें ना बचपन से जो है शाहनामा इस्लाम सुनाते थे, अब्दुल हफीज़ जलंधरी साहब का, अब्बुल असर कहा जाता है उनको, और मुसद्दस हाली हमें सुनाया करते थे। शाहनामा इस्लाम से हज़रत उमर का इस्लाम लाने का वाक़या, जंग बदर के वाक़यात, जंग ओहद के वाक़यात, खून जोश मारता था। और यकीन करें उस वक्त सिर्फ एक ख्वाहिश होती थी कि जब भी मैं मुलाजम होऊंगा मैं अपनी पहली तनख्वाह के ऊपर शाहनामा इस्लाम खरीदूंगा। क्या बात है, और मैंने खरीदा, बिल्कुल, और मैंने खरीदा, जबरदस्त, और उसको सारा पढ़ा। सही, ठीक है ना जी। तो शायरी बजाते खुद देखें, मतलब हम और पीछे चले इस्लाम में देखें, अल्लाह ताला ने जो पैगंबर भेजे हैं, मतलब है कि वो जो उस ज़माने की जो सबसे मजबूत चीज़ है, जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस ज़माने में जादू आम था, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया जादू के तोड़ के लिए। सही, बिल्कुल। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आ जाए, देखो सबसे जो है वो गैर अरब को अजमी का गूंगे हैं। बिल्कुल ऐसे। और नईम साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक नुक्ता रेस किया है कि हम देखते हैं नईम साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल के बच्चे अपनी पहली सैलरी पे मोबाइल या कोई गैजेट लेने के लिए उसको तरजीह देते हैं, ना कि इसके कि जिस तरह कि आपने बताया कि आपका दिल था कि आप किताब खरीदें। कितनी किताब से एक मोहब्बत जो हमें बचपन से सिखाई गई, बचपन का किस्सा भी नईम साहब ना चाहूंगी। नईम साहब, जब किसी भी कल्चर को हम देखते हैं, किसी भी खित्ते की सकाफत को देखते हैं, तो वहाँ शायरी की इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए, क्या कहेंगे शायरी किसी कल्चर को या किसी सकाफत को इन्फ्लुएंस करती है या कोई कल्चर शायरी को इन्फ्लुएंस करता है? मेरे ख्याल में दोनों एक दूसरे को करते हैं। अच्छा। शायरी, जो शायर देखें जो कुछ देखता है वो महसूस करता है और वो बयान कर देता है। बिल्कुल। जो अपने इर्द गिर्द देखेगा वही बयान करेगा। हमने जब वो संभाला ना, तो ये मकामी हैं हम, तो सैफुल मुलूक आम पढ़ी जाती थी जी। मैंने एक दिन अपने छोटे चाचा से पूछा कि मियां मोहम्मद बख्श का कलाम। हाँ जी, मियां मोहम्मद बख्श। तो मैंने कहा कि आपने ये सैफुल मुलूक पढ़ी है? कहते हैं हाँ मैंने पढ़ी है। मैंने कहा कैसे पढ़ी है आपने? कहते हैं मैं स्कूल का बस्ता लेके बैठ जाता था ना कोने में, तो आपकी दादी समझती थी मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ और मैं वो सैफुल मुलूक रखी हुई होती थी, तो वो छुप के सारी सैफुल मुलूक में, कहते हैं मैंने सारी सैफुल मुलूक ऐसे पढ़ी। क्या बात है, क्या बात है। और सैफुल मुलूक को जब हम देखते हैं तो पढ़ी भी जाती है और उसको एक नस्ल निकाल करके भी सुनाया जाता है। क्या बात है। पूरा हमारा एक कल्चर उसके अंदर बंद है। हीर वारिस शाह आप देख लें, पूरा एक कल्चर बंद है। आप देखें सिंध का कल्चर है, आपने देखा वो मतलब है कि शाह अब्दुल लतीफ भुटाई का देखें, काफियाँ देखें, बुल्ले शाह का आपने जिक्र किया, उनकी काफियाँ देखें, पूरा एक कल्चर। आप अपने लगे देखें, जुगनी देखें, माइया देखें। और मैं देहाती बच्चा हूँ, मैं तो देहात से पढ़ा है, मैट्रिक देहात में पढ़ा है। मैंने ऐसे भी देखे हैं शायर जो लिख नहीं सकते, एक यानी लफ्ज़ भी नहीं पढ़े, वो स्कूल गए हुए नहीं। अच्छा। लेकिन फिल्बदी वो शेर कह लेते थे। सही, सुन फिल्बदी, हाँ जी, फिल्बदी शेर कह लेते थे। ऐसा अल्लाह ने वदीयत किया हुआ था उनको। ये वही खरल साहब वाली बात है ना कि ये खुदादाद सलाहियत होती है, खुद लिख नहीं सकता वो। ये देखिए ये टप्पे, माइये, जुगनी, ये सब ये सीना बसीना आ रहे हैं। और ये वो लोग कहते हैं जो लिख नहीं सकते। सही। वो सुनाते रहते हैं, दूसरों को याद हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, वो सुनाते रहते हैं, आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। सही। लेकिन हमने किया क्या है कि डॉक्टर साहब ने सही फरमाया, इदारों के लेवल के ऊपर तो खैर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हमारे घरों से ही हमारे घरों में भी ये चीज़ें बिल्कुल हमारे कल्चर का हिस्सा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं शायरी के हवाले से, हर खित्ते की जो शायरी है उसकी सकाफत का अहम जुज़ है। इस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शायरी की अहमियत क्या है और इसकी अफादियत क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने नईम साहब से सुनना चाहा था कि हमें वो कोई नज़म सुनाए। साथ ही साथ नईम साहब ये भी बताइएगा कि आप किस हवाले से शायरी करते हैं? मेरी शायरी तो बस सच्ची बात तो ये है कि दिन भर का जब थका मांदा मैं रात को बिस्तर के ऊपर लेटता हूँ, चंद शेर कहने से मेरी थकावट उतर जाती है। क्या बात है। बस ये है मेरी शायरी का मकसद। तो
बातें जैसे हो रही हैं, बहुत हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब को पता होगा, एक ज़माना होता था अखबार के कोनों के ऊपर वो पजल एक आता था, रास्ता तलाश करना है आपने, सही रास्ता तलाश करना है। अच्छा, वो पजल के सबको समझ लग जाती है। अब उसको उर्दू में भूल भुलैया कहते हैं, चीस्ता भी कहते हैं। मैंने एक अपनी टाइम लाइन के ऊपर एक शेर लगाया कि वो है शहर चीस्ता में और उसकी ज़ात तक। अच्छा। वो है शहर चीस्ता में और उसकी ज़ात तक, रास्ते हैं इस कदर के रास्ता मिलता नहीं। क्या बात, बहुत खूब। अब बहुत यकीन करें, मेरे स्टाफ में एवरीबॉडी इज इंजीनियर और MS हैं। मैंने उनसे पूछा ये चीस्तान किसको कहते हैं, किसी को नहीं पता। हालांकि ये हमारे कल्चर का, हमारी सकाफत का हिस्सा है कि शायरी को समझना, लेकिन हम समझते नहीं। डॉक्टर साहब को पता होगा, ये रोजाना अखबार में एक कोने के ऊपर बच्चों के लिए एक एक्टिविटी दी हुई होती थी, तो वो रास्ते तोड़ फोड़ के दिखाए हुए होते थे, आपने सही रास्ता तलाश करना है। तो वो बच्चे बोले, हम खुद रोज इंतजार में रहते थे, हमने ये रास्ता तलाश करना है। और अब वो तो अखबारों से तो खत्म हुआ, हमारी लाइफ से भी खत्म हो गया। और अब किसी को उस चीस्ता का मतलब ही नहीं पता। मैंने कहा भाई ये पजल होता है। हाँ सर, ठीक है ठीक। मैंने कहा भाई मेज भी कहते हैं, भूल भुलैया भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल हम मतलब जानने की कोशिश नहीं करते। हम दूर होते जा रहे हैं। मैं अपने बच्चों को, और जो हमारे उस वक्त वो छोटी क्लासों में थी, एक थी चिड़िया एक चिड़ा था, दोनों ने जब खीर बनाई, चिड़ा तो लाया दूध बताशे, चिड़िया चोंच में चावल लाई, कौवे हैं सब देखे वाले। और सूफी गुलाम मुस्तफा साहब की नज़्में थी, टोट पटोट की मोटर। तो ये अब बच्चों से पूछे उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब मेरी पोती है, वो इंग्लिश का लफ्ज बोलती है कि दादा अबू इसको उर्दू में क्या कहते हैं। सही। मेरे बच्चे को पंजाबी नहीं आती, उर्दू आती है। मेरी पोती को उर्दू नहीं आती, अपनी सकाफत से दूर चले जा रहे हैं। नहीं साहब, कुछ सुनाना पसंद करेंगे? सकाफत से दूर होते जा रहे हैं। तो बस ये एक अल्लाह के काम बहरहाल रुकते नहीं हैं, वो जारी रहते हैं, हर रंग में जारी रहते हैं। मेरा उर्दू के साथ कोई तल्लक नहीं है। मैट्रिक के बाद मैंने उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। अच्छा। मैट्रिक के बाद मैंने उर्दू नहीं पढ़ी। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में था जहाँ पे आप उर्दू बोले आपको पनिशमेंट मिलती थी। अच्छा। तो सारी उसके बाद मेरी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में है और उर्दू का कोई इसके साथ तल्लक नहीं है। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने मेरे अंदर डॉक्टर साहब की सलाहियत पैदा की थी। एक गज़ल के चंद इशार में पेश करता हूँ। दश्ते तलब में खो गए, रस्तों में रह गए, दश्ते तलब में खो गए, रस्तों में रह गए, दरिया चले थे दिल से जो आंखों में रह गए। वाह, बहुत। दश्ते तलब में खो गए, रस्तों में रह गए, दरिया चले थे दिल से जो आंखों में रह गए। एक वक्त था जो खो गया, माजी में अब कहीं। क्या डॉक्टर साहब, एक वक्त था जो खो गया, माजी में अब कहीं, कुछ लोग थे जो अब मेरी बातों में रह गए। वाह, बहुत। चेहरे हैं कुछ जो सोच से जाते नहीं कभी, चेहरे हैं कुछ जो सोच से जाते नहीं कभी, कुछ अक्स कैद आईना खानों में रह गए। वाह, बहुत खूब। और कुछ जख्म हैं कि वक्त भी भरता नहीं जिन्हें, कुछ जख्म हैं कि वक्त भी भरता नहीं जिन्हें, कुछ दर्द हैं कि जम के जो सीनों में रह गए। क्या। और कुछ ख्वाहिशें हैं जो कभी पूरी नहीं हुई। कुछ ख्वाहिशें हैं जो कभी पूरी नहीं हुई, कुछ ख्वाब हैं जो ख्वाब थे ख्वाबों में रह गए। क्या बात है, बहुत खूब। कुछ ख्वाहिशें हैं जो कभी पूरी नहीं हुई, कुछ ख्वाब हैं जो ख्वाब थे ख्वाबों में रह गए, कुछ पैकरे ज़िया थे मेरी रात का नसीब, कुछ पैकरे ज़िया थे मेरी रात का नसीब, जो कह के शाम में चांद सितारों में रह गए। क्या बात है, बहुत। और सहरा में, डॉक्टर साहब ये अपना कल्चर है, सहरा में हमने बाग उगाना ही थे नाइम, सहरा में हमने बाग उगाना ही थे नाइम,
शहरों में अब गुलाब तो गमलों में रह गए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ये सकाफत भी आ गई साथ ही साथ कि हमने सहरा में जहाँ फूल लगाए वहाँ हमने अब शहरों में जो है वो गमलों में उनको महदूद कर दिया। बहुत खूब नईम साहब, बहुत अच्छी आपने जो है हमें पोइट्री सुनाई है और डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसने कल्चर को भी टच किया है। जब कल्चर बहुत सारे स्कैटर्ड ख्यालात को अपने जहन में लेके और फिर उसके बाद उसको कागज़ पर उतारता है, उस वक्त क्या कैफियत होती है और क्या यही सारी कैफियत जो है हमारे कल्चर का हिस्सा है या नहीं, इस हवाले से आपसे ज़रूर जानेंगे। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, अगर आपकी इजाज़त हो। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे नाज़रीन, हम नईम साहब से इस हवाले से जानेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सच सवेरा और आज हम बात करें हर खित्ते की जो शायरी है वो उसका अहम जुज़ है और उस कल्चर को डेवलपमेंट में वो अहम किरदार अदा करती है। शायरी की अपनी क्या हैसियत है ये भी जानने की कोशिश करें। ब्रेक पे जाने से पहले हम नईम साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और जानने की कोशिश करते कि एक शायर जब एक शेर कहता है तो कितनी कैफियत पर वो काबू पाकर उसको फिर एक पेपर पर उतारता है और वहाँ ये भी तो हमारे कल्चर का हिस्सा है कि सोचो विचार करना और फिक्र करना। स्पेशली से बहुत अच्छी बात की, ये हज़रत महमूद साहब भी फरमा रहे थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि एक जुनून इख्तियार करना पड़ता है। अल्लामा इकबाल साहब ने जैसे फरमाया कि लाजिम है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। और वो जो तन्हाई के लम्हात है उन्हीं में शायरी होती है। बिल्कुल ठीक है ना, ये दिल की बात होती है। तो आपने बताया कि जो भी शायर कोई भी, हम जब तख़य्युल हमारे दिमाग में आता है, एक बात याद रखिए कि हम बग़ैर अल्फाज के सोचते नहीं। सही, कोई भी तख़य्युल बग़ैर अल्फाज के नहीं आता। बिल्कुल, वो जब भी हम सोचते हैं अल्फाज के साथ सोचते हैं। अब शायर को अल्लाह ताला ने ये चीज़ वदीयत की हुई होती है कि वो उस तख़य्युल को, उन अल्फाज को शायरी का रूप दे देता है। एक नसर निगार है, वो उसी तख़य्युल को एक नसर की शक्ल दे देता है। और फिर आदमी जो कुछ देखता है ना, वो हमारे एक दोस्त ने शेर सुनाया, वो कराची के थे, कि वो सरे राह एक वो गुलाब का फूल या एक फूल उगा हुआ तो बड़ा अच्छा लगा। अब मैंने कहा यार देखें, ये एक शहर के अंदर एक सड़क के किनारे एक फूल उगा हुआ होना और वो खूबसूरत लगना, ये उस शहर का शायर कह सकता है जहाँ फूलों की कमी है। मैंने कहा इस्लामाबाद के शहर तो आप तो ये फैज़ाबाद से 0 पॉइंट तक चले जाए, काले गुलाब लगे हुए हैं। अब इसको एक फूल की जो है वो खूबसूरती क्या भाएगी? ये तो यानी मेरे साथ एक दोस्त थे, हम कश्मीर में ऊपर थे, कराची के थे, इत्तेफाक से, कहते हैं यार ये क्या मसला है, यहाँ सूरज ग्रुप होते हैं, अंधेरा छा जाता, आदमी बाहर भी नहीं निकल सकता। यानी देखिए ये उनका कल्चर ही नहीं है। बिल्कुल देखिए ये यानी मगरब के बाद बाहर जाना बगैर रोशनी के, वो कहते यार ये अंधेरे एकदम से अंधेरा छा जाता, बाहर कोई रोशनी का इंतजाम ही नहीं। यानी देखिए कितना डिफरेंट कल्चर है। कराची का कल्चर आप देखें और हमारे यहाँ देखें। लेकिन हम देखते हैं ना कि नईम साहब, सिंध का कल्चर हो, पश्तून कल्चर हो या पंजाब का कल्चर हो, इनमें एक चीज जो है वो सिमिलरिटी इख्तियार रखती है, वो है शायरी। हर कल्चर में अपनी अपनी शायरी नजर आती है और नुमाया किरदार अदा करती है ये शायरी। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही अर्ज कर रहा हूँ मैं कि वो जो शायर हैं, जो अब कराची शहर के रहने वाले शायर हैं, वो अपने माहौल के मुताबिक शायरी, उन्हें गुलाब का एक फूल भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ नंगे पाँव चलने वाले पथरीले इलाकों में, अब देखिए पत्थरों के ऊपर रास्ते बने हुए होते हैं, उसके ऊपर जब चलते हैं तो बेशुमार शेर हैं, बेशुमार शेर हैं। और वो नंगे पाँव चलना, ये डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे अभी नज़म में भी कि वो हाल मुंडे के ऊपर उठा के जाना, बैल जोतते थे, ये हमने भी देखा, अपनी आंखों से देखा। वो 9-10 बजे वो चाय वेले दी रोटी लेकर डेरे थे नहीं आई, तो ये वही कल्चर है कि वो जो हल वो चलाते रहते थे और चाश के वक्त आके वो खाना वाना खाते थे। बिल्कुल। तो ये अब जिसने हल नहीं चलाया, देखा ही नहीं, उसको क्या पता। मैं एक मुशायरे में था बहालपुर। अच्छा। अभी देखिए हमने कपास देखी नहीं, ठीक, वहाँ दोस्तों ने शेर सुनाए और कम अज कम भी कोई 20 से ज्यादा शेरों के अंदर मुख्तलिफ शोरा ने कपास का जिक्र किया। अच्छा, ये उनका कल्चर है। बिल्कुल।
ये यहाँ पठवार के इलाके में किसी बंदे को कपास का पता ही नहीं है, उसे सारी जिंदगी नहीं कपास देखी कैसी होती है। लेकिन अगर वो शायरी पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर वो रूह आ जाएगी। वो देखें, वो अपने कल्चर की शायरी कर रहे हैं, सही, वो कपास की शायरी कर रहे हैं, ये उनका कल्चर है। सही, हम अपने कल्चर की शायरी कर रहे हैं। जो लाहौर में बैठा वो अपने कल्चर की शायरी कर रहा है, जो देहात में अपने मेले ठेले और पंजाबी जो सकाफत है उसको प्रमोट बैठा हुआ वो अपने कल्चर की शायरी कर रहा है। उसको शायरी को देखिए कितने हैं कि वो देहात से शहर में आया है जी, वो शेर, मुझे वो अलमी है, मुझे शेर याद नहीं रहते कि वो शहर में आके बड़े मकान में रह के और गाँव का माहौल ढूंढ रहा है, यानी इस तरह का कि भाई वो गांव से शहर में आ गया, अब गांव का माहौल ढूंढ रहा है, गांव का माहौल तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो गांव का एक अलग कल्चर है, वहाँ की आप शायरी देखें। अब आदमी जरा सा देखे ना, ये जो डॉक्टर साहब यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि शायरी जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से होती है। देखिए जो डॉक्टर साहब ने नज़म पढ़ी है अबुल असरफ हफीज जलंधरी साहब की जी, अब आपको ये सुनने से पता नहीं चल रहा कि उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी आंख से देखी, बिल्कुल, और उनको नज़म बंद किया है। सही। अब जिसने ये चीजें नहीं देखी हो, ये कल्चर नहीं देखा, लेकिन वो शायरी के जरिए उसको पढ़ के महसूस तो कर सकता है, लेकिन वो ये शायरी नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये शायरी नहीं कर सकता। सही। ये अपना कल्चर जिसने देखा हुआ है वो ये शायरी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही, बात समझ आ गई ना। सही। तो शायर अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासिर होता है और उसके बाद फिर उसको बयान करता है। देखिए वक्त के साथ साथ शायरी बदलते। एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने, हम इतनी गर्म जोशी से मिले थे, हमारी चाय ठंडी हो गई थी, खालिद महबूब साहब भावलपुर के। अब देखिए ये आजकल का कोई शायर कह सकता है, ये आज से पहले के ये शायद किसी ने भी इसको इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैं देखें बड़े शायर की मैं निशानी एक और बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया। अब देखिए हम आज भी मीर का कितने 100 साल हो गए कलाम पढ़ते हैं, एक शेर पढ़ते हैं, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती। देखे लगता है ये आज का शेर है। बिल्कुल है जी, नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की, लगता है ये आज का शेर है, ये आज किसी ने कहा है। सही, कितने 100 साल हो गए उनको, उसकी रूह अब तक ताजा है और ये शेर, ये कल्चर। बिल्कुल, देखो उन्होंने कितने 100 गालिब से भी पहले के शेर, सही, ठीक है ना जी। और अभी भी उसी तरह पता चलता है जी आज का ताजा बताजा शेर कहा गया है, शेर कहा गया, ये उतना ही ताज़ा है जितना वो खालिद महबूब का शेर है कि हमारी चाय ठंडी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और नईम साहब आपसे भी हम आपकी शायरी ज़रूर सुनेंगे। नईम साहब क्या सुनाने जा रहे हैं हमें? मैं एक गज़ल के चंद इशार। ज़रूर। नारवा था, नामुनासिब था, मगर अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, नारवा था, नामुनासिब था, मगर अच्छा लगा। बेवफा एक दुश्मनों की पुश्त पर अच्छा लगा। नारवा था, नामुनासिब था, मगर अच्छा लगा। बेवफा एक दुश्मनों की पुश्त पर अच्छा लगा। वो अचानक लौट आया तोड़ कर रस्म फिराक। वो अचानक लौट आया तोड़ कर रस्म फिराक। गर्मियों में सर्द मौसम का समर अच्छा लगा। वो अचानक लौट आया तोड़ कर रस्म फिराक। गर्मियों में सर्द मौसम का समर अच्छा लगा। लग गई शायद मुझे आवारगी की बद्दुआ। लग गई शायद मुझे आवारगी की बद्दुआ। लौट कर अब के मैं आया हूँ तो घर अच्छा लगा। लग गई शायद मुझे आवारगी की बद्दुआ। लौट कर अब के मैं आया हूँ तो घर अच्छा लगा। हर किसी से हंस के मिलना, खुश दिली से बोलना। हर किसी से हंस के मिलना, खुश दिली से बोलना। मेरा दुश्मन है मगर उसका हुनर अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत। हर किसी से हंस के मिलना, खुश दिली से बोलना। मेरा दुश्मन है मगर उसका हुनर अच्छा लगा। और ये मोहब्बत है, डॉक्टर साहब गौर फरमाइए, ये मोहब्बत है मेरी या उसका है कोई कमाल। ये मोहब्बत है मेरी या उसका है कोई कमाल। जिस कदर परखा उसे वो उस कदर अच्छा लगा। बहुत खूब। ये मोहब्बत है मेरी या उसका है कोई कमाल। जिस कदर परखा उसे
वो उस कदर अच्छा लगा। आने वाले मौसमों की सख्तियों के जिक्र पर, आने वाले मौसमों की सख्तियों के जिक्र पर, उसके चेहरे पर अकेलेपन का डर अच्छा लगा। और ये शेर आपके लिए है। मेरे बारे में मुझी से पूछता है वो नाईम, मेरे बारे में मुझी से पूछता है वो नाईम, इस खबर के दौर में एक बेखबर अच्छा लगा। बहुत खूब, ये अहले खबर के लिए बहुत खूब। मेरे बारे में मुझी से पूछता है वो नाईम, इस खबर के दौर में एक बेखबर अच्छा लगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और जब हमने सकाफत की बात की तो हमने यही देखा कि हर सकाफत में, हर खित्ते की सकाफत में हमें शायरी नजर आई, चाहे वो बलोची हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, सराइकी हो या फिर पश्तून सकाफत हो, तो वहाँ पे भी हमें खुशहाल खान खटक जैसे नाम नजर आते हैं जिनकी शायरी को पढ़कर डेफिनेटली अगर कोई जबान नहीं भी समझ सकता वो भी इन्फ्लुएंस कर जाती है, वो भी मुतासिर हो जाता है। तो नाज़रीन, हमारा आज का जो प्रोग्राम था वो इसी हवाले से था। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। चूँकि वक्त की कमी का हमें सामना है तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन तक कोई मैसेज देना चाहें। खरल साहब क्या कहना चाहेंगे सकाफती पहलू से? मैं समझता हूँ कि सकाफत अपनी ही अपनी होती है, उस पर फख्र होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस पर एक शेर है, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरबर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वाह, बहुत खूब। अपनी सकाफत पे फख्र करना सीखें और अपने बच्चों को अपनी सकाफत बताएं और प्रमोट करें। और ये हर लेवल पे, इंफरादी, इज्तिमाई, हुकूमती, सब लेवल पे होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूब बात, बहुत खूब मैसेज। जी महमूद साहब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि सकाफत के हवाले से हमें काम करना चाहिए और शुअरा को इस पर, ख़ुसूसन अदीबों को शुअरा पर इस पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और अपने अपनी इलाकाई चीज़ों को शायरी के अंदर लाना चाहिए। जैसे एक शेर है, मैंने बहुत अरसा पहले सुना था, शायर का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं अक्सर इस शेर को सुनाता हूँ कि तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर होती अगर हम भी, तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर होती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। वाह, बहुत खूब। तो अगर हम अपनी शायरी को नहीं, अपनी सकाफत को बयान नहीं करेंगे तो अगली, दूसरी, तीसरी नस्ल को कुछ नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमें इसको, हम अब घुटन के खौफ से आबो हवा हमें तब्दील नहीं करनी चाहिए और हमें इस पर काम करते रहना चाहिए। वक्त आएगा, सब कुछ ठीक होगा और शायरी अवाम का हिस्सा बनेगी। बिल्कुल, और हिस्सा है, ये हमारी रिवायात का हिस्सा है। जी नईम साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं देखें, एक तो हमें, मैं ये तमाम आवाम से ये इल्तमास भी करना चाह रहा हूँ और गुजारिश भी करना चाह रहा हूँ कि देखें, मैं जब इर्द गिर्द में एक नज़र डालता हूँ ना, मुझे कोई ऐसा शायर नहीं मिलता जो शायरी से पेट भर रहा है। ये भी जॉब कर रहे हैं, सर भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। आपको 99.9% शायर जो हैं वो जॉब करके अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़ अदा करके शायरी कर रहे हैं। सही। एक तो सबसे पहले अगर आपने अपने कल्चर को, और शायरी भी हमारा एक कल्चर है, बिल्कुल कल्चर का इसको प्रमोट करना है तो, और पैसे नहीं मांगता, कोई शायर पैसे नहीं मांगता, लेकिन अप्रिसिएशन मांगता है। सही। उसको दाद दें। एक पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी, शायर को दाद दें, उसको अप्रिशिएट करें, वो तब ये काम और अच्छे तरीके से करेगा। अप्रिसिएशन की हर एक को ज़रूरत होती है। दूसरा ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, हम अपनी जो है सकाफती वैल्यूज़ ये अपनी आइंदा नस्लों में ट्रांसफ़र करें, उन तक उनको कम्युनिकेट करें, उनको ट्रांसफर करें। बिल्कुल, उनको प्रमोट करें। अगर हम ओल्ड हाउसेज में नहीं रहना चाहते तो हम अपनी रिवायात को साथ लेके चलना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की नईम साहब ने। आप सबका बेहद शुक्रिया, इतने अच्छे तरीके से आपने शायरी के हवाले से बातें की और हमारे कल्चर के हवाले से बात की, साथ ही साथ उसको रिप्रेजेंट किया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, शायरी को समझिए, पढ़िए और अपने बच्चों तक इसको ट्रांसफर कीजिए। इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।